Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. I hope you all are doing well. और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको पता है कि बोर्ड्स अक्सर अपनी PYQs रिपीट करता है और ऐसे में मोस्ट रिपीटेड PYQs के रिपीट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आपके लिए आज ऐसे 10 PYQs लेकर आई हूँ जो कि सबसे ज्यादा बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं और इस बार भी आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो अगर आपको भी वो सारे के सारे PYQs जानने हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। चलिए फिर ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात आपको पता है ना कि आपको वेदांतों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट PYQs, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और ना जाने क्या क्या मिल रहा है। और ये सब कुछ अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू गो टू द वीडियो दैट यू गाइज आर करेंटली वॉचिंग, जैसे कि ये है और इसमें आपके पास ये चैप्टर वाइज नोट्स वाला लिंक होगा। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये PDF वाली सेशन खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले एक PDF खुलेगी, PDF में लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करना है, फिर ये आपके सामने शीट खुलेगी और शीट में आप देख सकते हो PYQ सीरीज, वन शॉट, प्री बोर्ड मैराथन, मॉक टेस्ट पेपर्स, टेस्ट लिंक, समरी शीट, सब कुछ है। एंड गाइस, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इतना मेक श्योर कर लेना कि आपने वेदांतों पे साइन इन करा हुआ है। मैंने साइन इन करा है इसलिए मेरे लिए डायरेक्टली खुली है चीजें। आपने साइन इन नहीं करा हुआ है तो प्लीज साइन इन कर लेना। ऑन दैट नोट चलिए फिर अब आगे कर पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करा है ना, बहुत जरूरी है। ओके देन, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्री? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2000 अरे मैंने पेन ही नहीं चालू करा है, पेन चालू करते हैं। हाँ जी, तो भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2015-19 और सैंपल पेपर 2013 में आया था कि जेम्स हैरियट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे मिसेस पंफ्री को के कॉल को। बिकॉज वो कुछ टाइम पहले ही ट्रिकी और मिसेस पंफ्री से मिले थे और मिसेस पंफ्री की हालत बहुत खराब थी। सॉरी, ट्रिकी की हालत, ना उसे प्रॉपर डाइट मिल रही थी, ना उसे प्रॉपर एक्सरसाइज मिल रही थी और डाइट भी उसकी बहुत खराब थी। इसलिए उन्हें एक्सपेक्टेड था कि ट्रिकी बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा, जो हुआ भी। सो जेम्स हैरियट का जो एनकाउंटर था मिसेस पंफ्री और ट्रिकी के साथ, इसकी वजह से वो कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो श्योर थे कि जो एक्स्ट्रा डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज ट्रिकी को नहीं मिल रही है उसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डेंजर में है। और जैसा उन्होंने एंटिसिपेट यानी कि एक्सपेक्ट किया था, मिसेस पंफ्री का कॉल उन्हें कुछ टाइम बाद आ भी गया। मूविंग ऑन, 6 मार्क का क्वेश्चन है गाइस। 2011, 15, 2018 के सैंपल पेपर और 2020 में भी आया क्वेश्चन कि डिस्कस द रोल ऑफ ईब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। कि ईब्राइट की मॉम का क्या रोल था उन्हें साइंटिस्ट बनाने में। बहुत बड़ा रोल था। वो उसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उसे माइक्रोस्कोप, बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते थे पढ़ाई के लिए, वो सब उसके लिए अवेलेबल कराती थी। वो उसकी इकलौती सपोर्ट थी। ठीक है, उसके लिए टास्क ढूंढती थी जिससे उनका बच्चा अच्छी चीजों में एंगेज रहे। वो उसके लिए ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स भी लेकर आई थी, वही किताब जिसने की उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो ऑब्वियसली उनकी मॉम का सबसे बड़ा रोल था। ठीक है, तो भाई ईब्राइट की मॉम का बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट करा, उसे ट्रिप्स पे लेके जाती थी। वो एक उनका सिंगल चाइल्ड था और ईब्राइट के फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी और उसकी मॉम ने फिर उन्हें ही अपनी लाइफ का फोकस बना दिया। उनको वो हर टाइप के माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, बाकी इक्विपमेंट दिलाती थी। डिनर्स के बाद उसे प्रॉब्लम्स देती थी सॉल्व करने के लिए, जिससे कि रिचर्ड को बहुत कुछ लर्न करने में हेल्प मिलती थी। उसके अलावा वो बहुत टाइम तक उसकी एक इकलौती कंपेनियन थी। पेंसिल्वेनिया में उनके फ्रेंड्स नहीं थे और उनकी मदर उनके लिए ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स लाई थी, जिसने उनके लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस खोली। फाइनली उन्होंने डॉक्टर उर्कुआट को भी लिखा कि वो उनके बच्चे को गाइड करें और उनकी मदर ने ही एक्चुअली उनकी पूरी लाइफ को शेप करा था। करेक्ट? मूविंग ऑन, एजुकेशन इज ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन। कि एजुकेशन हर वुमेन के लिए बहुत जरूरी है। हाउ डिड भोली, एन एजुकेटेड गर्ल, फेस द चैलेंज पोज्ड बाय बिशम्बेर? तो भोली ने एजुकेशन की मदद से बिशम्बेर को कैसे सामना किया? 6 मार्क्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2015, 2013, 2023, सैंपल पेपर 2018, इन सब में पूछा गया है।
तो एजुकेशन ना विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी विमेन को एम्पावर करना है तो आप उसे एजुकेट कर दो, ठीक है, जिसके बाद उन्हें सही गलत सब पता चल जाता है। भोगली जब एजुकेटेड हो गई थी तो उसके बाद उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी करवानी सोची। शादी के लिए हाँ इसलिए बोली ताकि उनके मम्मी पापा की इज्जत बची रहे। बट जब उसी इंसान ने उनसे शादी करने के लिए डाउरी मांगी तो भोली ने अपनी आवाज़ उठाई, उन सब लोगों का भी मुंह बंद कराया जिन्होंने उनको कुछ फालतू बोला। और इस तरीके से एजुकेशन की मदद से उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो अपने लिए एक स्टैंड ले सके। अब एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया होता है अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट करनी है। अगर आप लड़कियों को बेसिक एजुकेशन ऑफर कर रहे हो तो वो एक श्योर वे है कि आप उन्हें एक बहुत बड़ी पावर दे रहे हो जिससे वो एक अच्छी चॉइस एक्चुअली मेक कर सकती हैं जो वो चाहती हैं, ठीक है। और यही कुछ भोली के साथ हुआ। भोली जो है इनिशियली एक ओल्ड मैन से शादी करने के लिए मान जाती है ताकि उनके पापा का ऑनर, इज्जत बची रहे, और इस तरीके से अपनी फैमिली के इंटरेस्ट को अपने ऊपर चुनती है। बट जब वो लड़का जो है वो उनसे डाउरी डिमांड करता है, उस टाइम उन्हें पता चलता है कि वो कितना मीन, ग्रीडी, कंटेम्प्टेबल यानी कि हेट्रेड डिजर्व करने वाला इंसान, और उस टाइम पे वो उससे शादी करने से मना कर देती है। एंड इसी वजह से, ठीक है, वो उन लोगों को भी साइलेंस कर पाती है उस एजुकेशन की कॉन्फिडेंस की वजह से जिन्होंने उनके ऊपर उस टाइम पे उंगली उठाई और शेमलेस बोला। तो एजुकेशन ने ही भोली को वो कॉन्फिडेंस दिया जिससे वो अपनी लाइफ में बोल्ड बन पाई। मूविंग ऑन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, 2011, 14, 18 तीनों में आया था। एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का इकलौता यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड अ बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स? एक बुक ने केवल थिंक टैंक की पूरी सोच कैसे बदल दिया अर्थलिंग्स के बारे में? भाई हुआ क्या था कि जो द मदर गूज एक नर्सरी राइम थी उसके अंदर शेल्स और सिल्वर जैसे वर्ड्स का यूज हुआ था, जिसे पढ़कर थिंक टैंक को लगा कि अर्थलिंग्स जो हैं वेपन्स गार्डन में उगा सकते हैं। उन्हें लगा कि अर्थलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग हैं। और तो और जब उन्होंने पढ़ी हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल तो उन्हें क्या पता चला कि भाई अर्थलिंग्स तो हम मार्शियंस पर अटैक करने वाले हैं, हम क्या इन पर अटैक करेंगे, क्योंकि हम्टी डम्टी तो बिल्कुल थिंक टैंक की तरह दिखता था। इसके बाद क्या था, वो सारे के सारे वहां से डर के भाग गए। तो थिंक टैंक जो है उन्होंने बुक को कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड करा। शेल, सिल्वर, गार्डन ऐसे शब्दों की वजह से उन्हें लगा कि अर्थलिंग्स सिल्वर और वेपन्स को उगा सकते हैं। उन्हें लगा कि अर्थलिंग्स बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हैं, और मार्शियंस को लगा कि भाई अर्थलिंग्स जो हैं उन पे अटैक करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना अटैक छोड़कर वहां से भागना ही ठीक समझा, ठीक है। मूविंग अहेड, 6 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, 2013-16 दोनों में पूछा गया था कि स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट इन द थीव स्टोरी, कि ऐसे कौन से इवेंट्स हुए थे, ठीक है, जो थीव स्टोरी में उस रात हुए थे जिस रात चोरी हुई। बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले हरी चोरी करके कहाँ जाता है? रेलवे स्टेशन। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लेगा, बट ट्रेन तो नहीं पकड़ पाता, इनर वॉइस मना कर देती है। उसके बाद वो इधर उधर बहुत घूमता है और मार्केट पहुंच जाता है, और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होने के बाद वो क्लॉक टावर के अंदर जगह लेता है, और फाइनली जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो पैसे वापस लेकर उसी के घर चला जाता है, और चुपचाप पैसे जहां से उठाए थे वहीं रख भी देता है। जो नाइट वाली रॉबरी थी काफी इवेंटफुल थी। जैसे ही अनिल के पैसे हरी ने चुराए, वो अनिल के घर से भाग के सीधा रेलवे स्टेशन गया, पर ट्रेन पकड़ नहीं पाया। वो धीरे धीरे चलता हुआ बाजार तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो किसी और को जानता नहीं था जो उसे शेल्टर देगा अनिल के अलावा, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। उसे लगता था कि दोस्त मुसीबत ज्यादा होते हैं, ठीक है, फायदा कम कराते। तो उसको शेल्टर कहाँ लेना पड़ा? क्लॉक टावर के अंदर। फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई, एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और उन्होंने डिसाइड करा कि वो अनिल के पास वापस चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन गाइस, 2014-17 दोनों में पूछा गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। हाउ डिड द विजिबल मैन बिकम इनविजिबल एंड व्हाट डिड ही डू देन? कि विजिबल मैन इनविजिबल आखिर हुआ कैसे?
और फिर उसने क्या किया, तो विजिबल मैन जो कि ग्रिफिन था, वो एक साइंटिस्ट था और उसने ऐसी मेडिसिन डिस्कवर कर ली थी जो कि उसे इनविजिबल बना सकती थी। उसे खाते ही वो इनविजिबल हो गया और उसके बाद उसने हर तरीके की क्राइम्स करने शुरू करे, रॉबरी करी, मिसेस हॉल को अटैक करा, ठीक है, और कोई भी अच्छा काम नहीं करा। तो ग्रिफिन जो है उसने एक ऐसा ड्रग बना दिया था जो उसे इनविजिबल बना सकता है, और उस कंकॉशन यानी कि मिक्सचर को उसने गटक लिया, ठीक है, जिसके बाद उसकी बॉडी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट तो हो गई बट ग्लास की तरह सॉलिड भी हो गई। बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद उसने बहुत सारी अनलॉफुल थिंग्स की, जैसे कि वो एक बिग लंदन स्टोर में जाता है, वहां पर फिर वो जाकर फिर थिएट्रिकल कंपनी में जाता है, वहां से उसके बाद मिसेस हॉल को फूल बनाता है, अपने घर पे आग लगा देता है, और फाइनली एक होमलेस वॉन्डरर बनके बिना कपड़ों के इधर से उधर घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन एक 3 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, सीबीएसई 2013 2015 दोनों में पूछा गया है। होरेस was a successful thief because he carefully planned his robberies. Should we call him a successful thief and still appreciate his work? Why or why not? होरेस एक बिल्कुल सक्सेसफुल थीफ था। क्यों? क्योंकि वो अपनी रॉबरीज को बहुत अच्छे से प्लान करता था। बट जस्ट बिकॉज वो एक सक्सेसफुल थीफ था तो क्या हम उसे अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि अगर अच्छे से चोरी करता तो मतलब क्या क्राइम नहीं करता था क्या? एट द एंड ऑफ द डे उसका जो सक्सेस था वो एक क्राइम की वजह से था, और क्रिमिनल एक्टिविटीज हमेशा पनिशेबल होती हैं जिन्हें आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज कोई किसी का बहुत सफाई से मर्डर कर रहा है वो उसे अप्रिशिएट करेंगे क्या? नहीं ना। सो यस, एक थीफ की तरह तो होरेस बहुत सक्सेसफुल था क्योंकि अपनी रॉबरीज बहुत बढ़िया तरीके से प्लान करता था, पर दूसरों के पैसे चुरा कर वो सक्सेसफुल जरूर बन गया, बट वो था तो एक क्रिमिनल ही। जस्ट बिकॉज वो अपनी रॉबरीज कंडक्ट करने में एफिशिएंट है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। वी विल नेवर अप्रिशिएट हिम बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्कर्स अगेन गाइस, 2013 एंड 17 दोनों में पूछा गया है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड ऑसिबल गिव अबाउट द इमेजिनरी बैल्कनी एंड व्हाई डिड ही डू सो। ऑसिबल ने बेसिकली बैल्कनी से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दी एंड क्यों दी। उससे पहले बताया कि कैसे उसका रूम जो था पहले एक लार्जर रूम का पार्ट था और बैल्कनी उसी के अंडर थी। फिर उसने बताया कि एक और पर्सन था जो उस बैल्कनी का यूज करके ऊपर चढ़ा था लास्ट मंथ, जिसकी वजह से उसकी स्टोरी बहुत बिलीवेबल हो गई। और उसने ये सब कुछ क्यों करा? ताकि वो मैक्स को बुद्धू बना सके और उससे छुटकारा पा सके, बिकॉज उसके पास एक गन थी। सो ऑसिबल जो है प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे उसका अपार्टमेंट एक बड़े अपार्टमेंट का पार्ट था और कैसे अगले वाले रूम का कनेक्शन डायरेक्टली बैल्कनी से था। अब उसकी जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसके बाद उसने ये भी बोला कि उसके ऑफिस में कोई और भी पहले बैल्कनी का यूज करके आया है। ये सब कुछ बोल के उसने अपनी स्टोरी को बहुत कन्विंसिंग बनाया, और वाई का आंसर जरूर लिखना, यहाँ पे लिखा नहीं है। ही डिड सो दैट ही कुड फूल मैक्स एंड गेट रिड ऑफ हिम, बिकॉज उसे अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं देने थे। सेकेंड पार्ट भी है ना क्वेश्चन का, व्हाई डिड ही डू सो, उसका भी आंसर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ 3 मार्क का क्वेश्चन गाइस, 2014 2019 दोनों में पूछा गया है कि डू यू थिंक मैडम लॉजेल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि मैडम लॉजेल का बहुत ही एंजॉयबल इवनिंग थी? यस भाई, डेफिनेटली थी। क्यों? क्योंकि हर जगह से उन्हें अटेंशन और प्रेज मिली। एवरी मैन एट द बॉल ही वांटेड टू डांस विद मैडम लॉजेल, और वो यही कुछ तो चाहती थी एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट। सो भाई मैडम लॉजेल जो थी पूरी की पूरी सेंटर ऑफ अटेंशन थी वहां पे। उनकी ब्यूटी, ग्रेस, जॉय, गॉर्जियस स्माइल, इन सब ने सबको कैप्टिवेट कर दिया था, मंत्रमुग्ध। मेन जो थे दे सॉट टू बी प्रेजेंटेड टू हर, यानी वो चाहते थे कि कोई उन्हें वहां पर लेके जाए उनके सामने। तो भाई डेफिनेटली उन्होंने बहुत खुशी खुशी डांस करा और अपनी कॉन्क्वेस्ट यानी कि अपनी इस जीत को बहुत एंजॉय करा, ठीक है। Last question of the day guys, it's a 3 marker question yet again and 2014 2017 दोनों में पूछा गया है। What were the factors which contributed in making Ebright a scientist? कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से Ebright एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन पाए? बहुत सारे थे भाई। क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, सबसे पहली बात तो चीजों को जानने की इच्छा थी। परसिवियरेंस था, हर चीज को लेकर वो हार्ड वर्क करते थे। फिर
उसके अलावा डिटर्मिनेशन थी उनके अंदर, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हार्डवर्क था, एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें तो एक अच्छे साइंटिस्ट को बनाने के लिए जरूरी होती ही हैं। सो भाई रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर बहुत सारी इनेट यानी कि नेचुरल बाय बर्थ ही क्वालिटीज थी जो कि प्री रिक्विजिट्स यानी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक साइंटिस्ट के लिए। जैसे इंटेलिजेंट माइंड तो था ही, पर उसके अलावा क्यूरोसिटी थी, ऑब्जर्वेशन पावर्स थी, पर्सिवेरेंस था, पेशेंस था, सेल्फ डिसिप्लिन था, और ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। साथ ही साथ उनकी मदर एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी, जिन्होंने हमेशा हर जगह उनकी जर्नी में उनके साथ खड़ी रही, एंड इन सब की वजह से वो एक अच्छे साइंटिस्ट बने। एंड दैट्स इट ऑन आवर एंड गाइस, और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन करना। और गाइस अभी भूलना मत, 9 बजे हम क्या करेंगे, ग्रामर का एक प्रॉपर रिविजन, 11 बजे कॉम्पिटेंसी बेस्ड टॉप 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। फिर 12 बजे होगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चंस अगेन, और 4 बजे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ही एक वन शॉट। सो प्लीज बी रेडी फॉर इट, ठीक है, अच्छे से इसके लिए रेडी हो जाओ। ये सब कुछ आपको आज करना है, और कल कोई ये नहीं भूलेगा 5 बजे एक फाइनल रिवीजन है गाइस, इसके लिए आपको आना ही आना है प्लीज। अब आखिरी दिन है, हार नहीं माननी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि इन सब वीडियोस के रिमाइंडर्स मिलते रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्सो दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, feel free to ping me over here as well. Lastly guys, if you enjoyed this video, you know the drill, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।